हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम वापस से लेके आ रहे हैं आपके लिए साइंस का एक नया चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और रेगुलर जो है वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। बीच में हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, आप सबको पता है, बट हाँ अब क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर दे इसको, और बात करें तो जुड़े रहें। और हम शुरू से लेकर एक एक चैप्टर आपके साथ कवर करते जाएंगे, ठीक है। और जो भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस होगा बेटा। जैसा आप बात करें तो सीबीएसई जारी करती है ये क्लासेस, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए बेनिफिशियल है, तो आप जरूर देखिए। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन टॉपिक को कवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। टॉपिक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जब भी इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ता है बेटा चेंज को। किसको समझना पड़ता है? चेंज। मेरे प्यारे बच्चे, ये चेंज जो है पिछले साल 9th क्लास में भी हमने बात करें तो चैप्टर 2 के अंदर दो तरह के चेंज पढ़े थे। एक तो पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चे फिजिकल चेंज, और एक पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चे केमिकल चेंज। आपको पता होना चाहिए दो तरह के चेंज होते हैं, एक तो होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। दोनों तरह के चेंज को हम जो है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बात करें तो डिवाइड करते हैं। आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी मटेरियल के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट होती है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, इन प्रॉपर्टीज को समझने के बाद हम चेंज को अच्छे से समझ पाएंगे। प्रॉपर्टीज कितने तरह की होती है? किसी भी मटेरियल के पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। एक प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा? उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, ठीक है। जो आउटर बात एक्सटर्नली हम जो प्रॉपर्टीज देख पा रहे हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब वो उस मटेरियल की स्टेट क्या है, हम बोले कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो ये जो बात करें बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करना, मेल्टिंग पॉइंट को मेजर करना, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी मटेरियल में दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी पूछे कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज विच वी कैन मेजर विदाउट चेंज इन मटेरियल। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका मेजरमेंट मटेरियल में चेंज किए बिना ही मेजर किया जा सकता है, उन प्रॉपर्टीज को हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम इतना ही बताना चाहेंगे आपको कि प्रॉपर्टीज विच वी कैन मेजर विदाउट चेंज इन मटेरियल। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको मटेरियल में चेंज किए बिना ही मेजर कर ले, वो प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। जबकि मेरे प्यारे बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज विच वी मेजर, प्रॉपर्टीज विच वी मेजर आफ्टर चेंज इन मटेरियल। मटेरियल में चेंज होने के बाद जो बात करें प्रॉपर्टीज हम मेजर कर पा रहे हैं, वो सारी की सारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी। इन फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हम जो है मेरे प्यारे बच्चे चेंज को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चे से कौन सा? फिजिकल चेंज। एक कौन सा चेंज होता है बेटा? फिजिकल चेंज। और एक होता है मेरे प्यारे बच्चे केमिकल चेंज। इनको बहुत ज्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग इसका पहले से बेसिक जानते हैं थोड़ा थोड़ा सा। सबसे पहले हम जानते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चे जिसमें किसी भी मटेरियल का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। हम बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंज में मटेरियल का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। फिजिकल चेंज में ओनली फॉर किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल की जो होती है मेरे प्यारे बच्चे, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ही जो होती है वो चेंज होती है। जब किसी भी मटेरियल की ओनली फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स द कांस्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं हो मेरे प्यारे बच्चे, तो वो कौन सा चेंज होता है? फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज होता है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? जब फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हो जाए बट केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आए, तो वो चेंज कौन सा चेंज होता है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है बेटा वो क्या हो जाती है? चेंज। बट केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा। वो चेंज कौन सा होता है? फिजिकल चेंज। मेरे प्यारे बच्चे, हम बोल सकते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर इस फिजिकल चेंज के अंदर वो क्या होता है बेटा? कभी चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, जस्ट एग्जांपल के लिए सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर अपने पास में आइस है, आइस जो आप सभी जानते हैं वाटर का कौन सा बेटा? सॉलिड फॉर्म में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आइस। जब अपन आइस को हीट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो किस में आ जाएगा बेटा? लिक्विड फॉर्म में, वाटर H2O। और अगर हम बात करें और ज्यादा अगर उसको हीट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो किस कौन सी फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो आप सबको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे क्या, कि आप सबको पता होना चाहिए क्या, कि बेटा अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वाटर, फिर वाटर से और ज्यादा हीट करेंगे तो वाटर वेपर। हाँ, अगर हम वापस से टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वापस से कौन सी फॉर्म में आ जाएगा बेटा? वाटर। और अगर और ज्यादा अगर उसको हम रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख देंगे तो वापस से कौन सी फॉर्म में चला जाएगा? आइस फॉर्म में। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कि जब वाटर की स्टेट चेंज हो रही होती है तो उसका कॉम्पोजिशन नहीं चेंज होता है।
चाहे हम वाटर को सॉलिड स्टेट में बोलेंगे तो भी H2 ही बोलेंगे उसको, चाहे वाटर वेपर हो तो भी उसको H2 ही बोलेंगे, चाहे बात करें तो वाटर लिक्विड स्टेट में तो भी H2 ही। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे कि जो फिजिकल चेंज होता है उसमें मटेरियल के कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं होता है, या मटेरियल के कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है हम बोल सकते हैं। और फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चे जो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि इनिशियल सब्सटेंस या इनिशियल स्टेट जो होती है वापस से अपने को ऑब्टेन हो सकती है, इसलिए हम इस फिजिकल चेंज को कौन सा चेंज बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, रिवर्सिबल चेंज। तो कहने का मतलब क्या है बेटा फिजिकल चेंज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम। फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल चेंज होता है, फिजिकल चेंज में कंपोजिशन जो होता है मैटर का वो कभी चेंज नहीं होता है। समझ आ गई बात? हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन एवरी स्टेट में क्या है बेटा सेम है। अभी एग्जांपल में हमने बात की, अब हम बात करने वाले मेरे प्यारे बच्चे केमिकल चेंज की। किसकी बात करने वाले बेटा? केमिकल चेंज की। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है बेटा? केमिकल चेंज के अंदर कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस क्या होता है? चेंज हो जाए। एक ऐसा चेंज जिसमें मटेरियल का कंपोजिशन चेंज हो जाए, मटेरियल जो होता है वो सब्सटेंस जो है उसका कंपोजिशन चेंज हो जाए, उस चेंज को अपन कौन सा चेंज बोलते हैं बेटा? केमिकल चेंज। When a material change its composition, then it change known as chemical change. Just example के लिए burning of coal. जब हम कोल को बर्न करेंगे तो बेटा कोल का कंपोजिशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। पहले अपने पास में 100% कार्बन था, ठीक है, लेकिन उसको जब हमने बर्न किया तो किसकी फॉर्म में आ चुका बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आ चुका है। अब वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का मिक्सर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब मटेरियल के कंपोजिशन में चेंज होता है तो कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज। और जब भी केमिकल चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चे तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। जो न्यू सब्सटेंस होगा वो अपने इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल क्या होगा? डिफरेंट होगा। एग्जांपल के लिए मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होना, तो मिल्क से कर्ड एक डिफरेंट सब्सटेंस है। याद रखना मिल्क और कर्ड दो डिफरेंट सब्सटेंस है। जबकि अगर हम बात करें आइस और बात करें वाटर, दोनों एक ही सब्सटेंस की बात हो रही है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज में जो बात करें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, बट फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे। इसके अलावा हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि जो केमिकल चेंज होता है वो एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या होता है? इरिवर्सिबल चेंज। कहने का मतलब क्या है कि जो इनिशियल सब्सटेंस है उसको अगेन ऑब्टेन नहीं किया जा सकता केमिकल चेंज में। बट हाँ, अभी इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हम कई सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस भी डिस्कस करेंगे जो कि रिवर्सिबल होती है। याद रखना भाई, कई सारी ऐसी भी केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो रिवर्सिबल होती है, ठीक है। हाँ, बट याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकल चेंज कैसा होता है तो आपको इरिवर्सिबल ही बोलना है। वो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जो कि बात करें रिवर्सिबल भी होती है, ठीक है, वो इन्फिनिटी टाइम तक चलती रहती है, वो एक्सेप्शन है, इसका एक पार्ट है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे तो केमिकल चेंज में हम बोल सकते हैं इरिवर्सिबल है। कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस क्या होता है बेटा? वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। हाँ, फिजिकल एज वेल एज केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टी जो होती है बेटा वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। उसको हम क्या बोल सकते हैं? केमिकल चेंज। क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, चैप्टर का नाम क्या है अपना? केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल चेंज हो, एनी केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। मोस्ट कॉमनली हमने 9th क्लास में ये डिस्कस किया था, या 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि कोई सा भी केमिकल चेंज है उसको हम क्या बोल सकते हैं? केमिकल रिएक्शन। एनी केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। कोई सा भी केमिकल चेंज हो अपनी डे टू डे लाइफ में, दिस इज बी कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो हमें उसमें कुछ ऐसे बात करें तो फीचर्स देखने को मिलेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल के लिए कभी आप लेबोरेटरीज में जाओ और एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराओ, जब एसिड और बेस की एक टेस्ट ट्यूब में लेके हम रिएक्शन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर हीट इवॉल्व होती हुई अपने को दिखती है। तो कहने का मतलब क्या है? इवोल्यूशन ऑफ हीट इज एग्जाम्पल, एक तरह का एक ऐसा फीचर हो गया जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। हाँ, जब हम उस टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो हमें फील आएगा कि हाँ टेस्ट ट्यूब कैसी है बेटा? हॉट है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रही है बेटा? केमिकल रिएक्शन हो रही है। किस किस के बीच में बेटा? एसिड और बेस के बीच में। तो कहने का मतलब क्या है? बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जिससे हम दो सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है उसके बारे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए भी हमने डिस्कस किया, एसिड और बेस की जब केमिकल रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर में चेंज होगा। जब हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो अपने को क्या फील आएगा? थोड़ा सा हीटिंग फील होगा। कहने का मतलब क्या है कि हीट रिलीज होगी वहां पर। तो ये अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया मेरे प्यारे बच्चे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। हाँ, इसी से आगे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे तो इसी टॉपिक से आगे हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चे, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन, जब भी आपको केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना हो मेरे प्यारे बच्चे तो आप मेरी तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स पे फोकस कीजिए और उन दोनों वर्ड्स से डेफिनेशन बनाना सीखिए। कभी भी साइंस को आपको रटना नहीं है, चीजों को
बात करें छोटे छोटे टॉपिक्स या छोटे छोटे वर्ड्स में समझना और फिर उसको एक्सप्लेनेशन खुद से करना सीखना है बेटा, ठीक है। अगर आप डेफिनेशंस को याद करने लगोगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए आप चीजों को समझिए, समझने के बाद खुद से लिखने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, केमिकल रिएक्शन अभी का टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चे अपना, केमिकल रिएक्शन। जब भी हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में डिफाइन करना हो मेरे प्यारे बच्चे, तो हमें दो वर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी मुझे केमिकल रिएक्शन के बारे में लिखना हो मेरे प्यारे बच्चे, तो मुझे दो वर्ड्स आने चाहिए कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब है चेंज हो जाना, किसका, किसी भी मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज हो जाना या किसी भी मटेरियल का केमिकल कॉम्पोजिशन का चेंज हो जाना। सिर्फ दो ही वर्ड आपको याद रखने कि केमिकल रिएक्शन को अगर मुझे डिफाइन करना है तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाना। एग्जाम्पल के लिए मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन हुआ, क्या मिल्क की प्रॉपर्टी और कर्ड की प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है, आप खुद बताइए मुझे, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ही मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन हुआ मेरे प्यारे बच्चे, तो प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, उसकी चेंज हो रही है। और प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो रही है इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टी। और जैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है मेरे प्यारे बच्चे, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की कंपोजिशन का चेंज हो जाना, वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन। हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए आए हम बोल सकते हैं द फिनोमिना बाय विच ए सब्सटेंस चेंज, द फिनोमिना बाय विच a substance change its chemical properties and its chemical composition are known as chemical reaction। हम बोल सकते हैं chemical reaction means change in chemical properties of a substance, change in chemical composition of a substance are known as chemical reaction। कहने का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना है तो मुझे सिर्फ दो वर्ड्स पता होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल कंपोजिशन। किसी भी मटेरियल के केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन में चेंज होना ही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हो कि एनी केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। डे टू डे लाइफ में कोई सा भी केमिकल चेंज हो वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा, केमिकल रिएक्शन का। एग्जाम्पल के लिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, वो भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन आप सबने छोटी क्लासों में सुना ही होगा कि भाई बात करें तो आयरन जो होता है वो एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और अपने ऊपर एक ब्राउन कलर की ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर जब रस्टिंग का प्रोसेस होता है बेटा तो उस आयरन का जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, धीरे धीरे उसका कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, आप सबको पता होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे केमिकल रिएक्शन को हमने समझ लिया है। मेरे प्यारे बच्चे अभी मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है मेरे प्यारे बच्चे जो हमें ये बताएगी कि हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है बेटा, शॉर्ट में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं आपको समझना, मैं बोल ही रहा हूँ साथ में। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हमने अभी बात की इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी दो सब्सटेंस रिएक्शन करेंगे तो हो सकता है मे बी वहां से गैस क्या हो, रिलीज हो। अभी अपन आगे एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। चेंज इन टेम्परेचर, अभी मैंने आपको बताया व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, टेम्परेचर चेंज होता है। टेस्ट ट्यूब में आपको हीट फील होगा तो चेंज इन टेम्परेचर एग्जांपल हो गया बेटा, समझ आगे बात। हाँ, वहां पे चेंज इन टेम्परेचर भी आप फील करोगे, साथ में हीट भी इवॉल्व हो सकता है। दूसरी बात, कई सारी अभी केमिकल रिएक्शंस हम ऐसे डिस्कस करेंगे जिसमें पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। पीपीटी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे प्रेसिपिटेट, क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेट। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसे सब्सटेंस बन जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे जो कि इनसोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस जब दो एक्वस सॉल्यूशंस की रिएक्शन होगी तो कुछ ऐसे सब्सटेंस बन जाएंगे बेटा जो कि बात करें इनसोल्यूबल होंगे, ठीक है। उन इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। चेंज इन कलर, बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, कलर में चेंज आएगा सब्सटेंस की। जस्ट एग्जांपल के लिए आप एप्पल को कट करके थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दीजिए बेटा, क्या होगा, उसके ऊपर कुछ लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, कुछ कलर आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि एप्पल में आयरन की प्रेजेंस है और वहां पर बात करें वो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या होता है बेटा, बात करें तो अपने ऊपर एक लेयर बनाता है ऑक्साइड की, ठीक, इसलिए उसके कलर में क्या हो रहा है बेटा, चेंज आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने और भी कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बेटा कलर में चेंज हो सकता है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेटा अब अपन बात करते हैं किसकी बेटा, केमिकल रिएक्शंस की। किसकी बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन की हमने बात कर ली। मेरे प्यारे बच्चे, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, और एक किया जाता है बेटा केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। वापस से बोल रहा हूं,
कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो, एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू मेथड्स। एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू मेथड एंड दीज टू मेथड्स आर बेटा कौन कौन से होते हैं, वापस से देखिए कौन कौन से होते हैं बेटा। एक तो होता है हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें मेरे प्यारे बच्चे वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें बेटा? वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। एक तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कैसे बेटा? कि हमने कार्बन को बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो मेरे प्यारे बच्चे कार्बन बर्न होगा तो कार्बन को किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा? ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस बर्न ही किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम को हमने बर्न किया, एक्टिविटी नंबर 1.1 पढ़ेंगे आप, तो वहां पे लिख रखा कि मैग्नीशियम रिबन को हम जब बर्न करते हैं तो डेजलिंग फ्लेम के साथ में बर्न होता है, ठीक है, और एक बात करते हैं पाउडर लाइक सब्सटेंस बनता है। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले उसको रब किया जाता है किसी रेजमाल वगैरह के थ्रू। क्यों ऐसा क्यों होता है? मैग्नीशियम रिबन को बात करें तो रब करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? बिकॉज मैग्नीशियम जो होता है वो कि मॉडरेट मेटल होता है और वो अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम जो है मेरे प्यारे बच्चे उस बात करें ऑक्साइड की लेयर को क्या करते हैं बेटा? रिमूव करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम जब बर्न होगा तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब आप वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो दीज इक्वेशंस आर नोन एज वर्ड इक्वेशन। उस इक्वेशन को आप कौन सी इक्वेशन बोलते हो? वर्ड इक्वेशन। बट हाँ, आप सभी जानते हैं कि हर एक एलिमेंट का अपन ने सिंबल, उसका मास नंबर क्या होता है, ये सब चीजें हमने पहले पढ़ी है। अगर किसी बच्चे को सिंबल्स नहीं आते तो 9th क्लास का बात करें जो है एक बार बुक से पढ़े, या इसके अलावा मैं आपको 2 मिनट के लिए आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। ये 20 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनका आपको बात करें तो सिंबल आना चाहिए, ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सबसे पहली बात हाइड्रोजन, आप सभी जानते हैं इसका सिंबल क्या होता है? H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन का सिंबल C। जनरली आप सभी ने पढ़ा है कि किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड या फिर फर्स्ट एंड थर्ड लेटर उसका क्या होता है? सिंबल होता है। या कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे जिनके जो सिंबल्स हैं उनके लैटिन लैंग्वेज से लिए गए। एग्जांपल के लिए सोडियम। अब सोडियम का आप सोचो कि सिंबल ऐसे है तो नहीं हो सकता बेटा। सोडियम का सिंबल क्या लिखा हो अपने पास में? Na। तो ये Na कहां से आया बेटा? नेट्रियम। नेट्रियम जो है सोडियम का लैटिन लैंग्वेज का एक नेम है, वहां से ये Na सिंबल लिया गया। ऐसे आप देखोगे पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या लिखा हुआ है? के लिखा हुआ है। अब ये के ऐसा नहीं कि पोटेशियम का सिंबल पी लिख दे सीधा, नहीं, अगर पी लिख देंगे तो सिंबल फॉस्फोरस का बन जाएगा। पोटेशियम का जो सिंबल लिया गया बेटा वो उसके लैटिन नेम से लिया गया, और लैटिन नेम इसका होता है कैलियम। क्या होता है? कैलियम। कैलियम से के लिया गया। तो हम कह सकते हैं कि जनरली जो किसी भी एलिमेंट का जो बात करें सिंबल होता है वो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है, या फर्स्ट एंड सेकंड हो सकता है, या फर्स्ट एंड थर्ड हो सकता है, या कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जो सिंबल है वो उनके लैटिन लैंग्वेज से लिए गए, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो आप जानते हैं आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आने चाहिए। कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। और ये सिंबल्स जो लिखे हुए हैं ये आप सभी अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, साथ में इनके मास नंबर भी लिखे हुए हैं, वो मास नंबर भी आप याद कर लेंगे। हाँ, अब इनकी जरूरत क्यों बेटा? क्योंकि कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो, जब हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड लिखेंगे। जैसे हमने बोला कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन हमने पूरा लिख दिया, ऑक्सीजन हमने पूरा लिख दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, ठीक है, पूरा पूरा। लेकिन जब हम उसको केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जब हम उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आप सबको पता होना चाहिए कि कार्बन का सिंबल क्या होता है बेटा? C। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे गैस है, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में तो बर्न हो रहा, तो ऑक्सीजन गैस का सिंबल क्या होगा बेटा? O2। ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? O2। तो C प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CO2। ऐसे ही मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 MgO, तो ये क्या बन गया? MgO। तो आपको पता होना चाहिए केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो भी सब्सटेंस यूज हो रहे हैं, जो भी सब्सटेंस यूज हो रहे हैं उनको उनके सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को उसके अंदर जो भी सब्सटेंस यूज हो रहे हैं उन सभी सब्सटेंस को उनके सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उन सभी को उनके सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन में एक ही डिफरेंस, दोनों ही वर्ड इक्वेशन हो चाहे केमिकल इक्वेशन हो, दोनों ही केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने में यूज आती है। बस डिफरेंस इतना सा है कि वर्ड इक्वेशन में हम जो भी रिएक्टेंट
और बात यूज हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है उनको कंप्लीटली डिटेल में हम लिख रहे हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, फुल डिटेल में नाम लिख रहे हैं। लेकिन एक शॉर्ट मेथड हमने डिराइव किया और वो शॉर्ट मेथड क्या है बेटा, केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उन सभी को बात करें तो उनके एलिमेंट्स के सिंबल्स की फॉर्म में या जो भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स है उसको उसके फॉर्म में क्या कर सकते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे कार्बन पूरा लिखा, लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी, तो यहाँ पे लिख दिया। ऑक्सीजन गैस का सिंबल हम जानते हैं O2, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल हम जानते हैं CO2। तो कोई सी भी केमिकल रिएक्शंस हो, जब उसको उसके सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, देन वी कैन टेल देम केमिकल इक्वेशन। तब हम उसको क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आप इतना सा लिख लीजिए कि आपसे कोई भी पूछे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। वही क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन। C+O2 CO2 Mg+O2 MgO, तो ये केमिकल रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चे केमिकल इक्वेशन ये क्या होगी बेटा, केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन में दो तरह की चीजें होती है। केमिकल इक्वेशन में कौन कौन सी दो मेन चीजें होती है। जब भी हम केमिकल इक्वेशन को पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए केमिकल इक्वेशन में कुछ चीजें होती है बेटा। अब केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनना इधर। हाँ, सबसे पहली बात, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है बेटा, कुछ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है मेरे प्यारे बच्चे, जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, रिएक्टेंट का मतलब ही क्या होता है, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट नाम से ही पता चल रहा है, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं। कौन, जो भी सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे उन सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, बात करें तो रिएक्टेंट। और हाँ, प्रोडक्ट, और हाँ आपको पता होना चाहिए रिएक्टेंट हमेशा जब केमिकल इक्वेशन को लिखते टाइम जब रिएक्टेंट को लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, तो वो एलएचएस साइड, एलएचएस बोले तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, एक होता है प्रोडक्ट। एक केमिकल इक्वेशन का पार्ट क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, हाँ, आफ्टर द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की रिएक्शन के बाद, मैंने क्या बोला, आफ्टर द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की रिएक्शन के बाद जो भी सब्सटेंस बनता है उस सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट। एग्जांपल के लिए यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट थे, इन दोनों ने रिएक्शन की और इन दोनों की रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बन के आया, दिस इज बी नोन एज प्रोडक्ट। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन के आया बेटा, CO2। CO2 का अर्थ क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या, प्रोडक्ट जो आप सबको पता है, प्रोडक्ट को किस साइड लिखेंगे बेटा, राइट हैंड साइड। और हम बोल सकते हैं सब्सटेंस विच फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्टेंट की रिएक्शन के बाद बनता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट। सब्सटेंस विच फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। समझ आ गई बेटा। हाँ, दूसरी बात आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज बी कॉल्ड रिएक्टेंट, दिस इज बी कॉल्ड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मींस सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट। दिस इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस द सब्सटेंस विच फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट आर नोन एज प्रोडक्ट। आप बोल सकते हैं सब्सटेंस विच फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमें एक साइन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमें क्या दिख रहा है बेटा, एक साइन दिख रहा है। और वो साइन आपको किसका दिख रहा है बेटा, एक एरो का साइन दिख रहा है। किसके साइन दिख रहा है बेटा, एक एरो का साइन दिख रहा है। किस किसके बीच में बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या होता है बेटा, एक एरो का साइन होता है। हाँ, उस एरो के साइन की जो डायरेक्शन है बेटा वो कहां से कहां होगी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। कहां होगी बेटा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। हाँ, उस एरो की साइन किस तरफ होती है उसी पे डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसी है। दो तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है, एक तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और एक होती है इरिवर्सिबल। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो आप सभी को पता होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या होता है, एक एरो का साइन। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल हो तो एक सिंगल एरो बना होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है बेटा जो कि रिवर्सिबल हो सकती है। उन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के लिए कुछ इस तरह का एरो हम यूज करते हैं जिसमें दो डायरेक्शंस होती है। जो बात करें, एक ये वाले डायरेक्शन, एक वो डायरेक्शन, ठीक है। ये फॉरवर्ड को बताता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रही है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है। और ये बैकवर्ड को बताता है, इसका मतलब कि वापस से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं, रिएक्टेंट बना सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए इरिवर्सिबल को हम एक सिंगल एरो से, और बात करें तो रिवर्सिबल को डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, दूसरी बात, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो उस केमिकल रिएक्शन होने के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, प्रेशर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हो सकता है कि वो रिएक्टेंट किसी ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट हम जानेंगे कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चे
जो केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करने में यूज किए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वो केमिकल रिएक्शन को, कई सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जो काफी स्लो होती है, ठीक है, तो उन रिएक्शंस को क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। या कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, बहुत ही 1 सेकंड से भी कम टाइम में कंप्लीट हो सकती है, तो उन रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो केमिकल रिएक्शंस को हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, प्रेशर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई भी टेम्परेचर, जो भी कंडीशंस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कई सारी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कोई भी कंडीशन की केमिकल रिएक्शन को रिक्वायरमेंट है, उन सभी कंडीशंस को हमेशा इस एरो के साइन के ऊपर लिखा जाता है। बेटा किसके ऊपर लिखा जाता है, इस एरो के साइन के ऊपर। जस्ट एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है 240 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आयरन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो 240 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक कंडीशन है जिसकी रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, उस केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस स्टेट में हम यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, जो भी सब्सटेंस, जो या बात करें तो जो भी रिएक्टेंट जिस स्टेट में हम यूज करते हैं या प्रोडक्ट जिस स्टेट में बन के हमारे पास आता है, तो उसको ब्रैकेट में उसके साथ लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, वी कैन राइट द स्टेटस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बात करें तो स्टेट लिख सकते हैं। बेटा अगर सॉलिड है तो उसको ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एस। लिक्विड है तो क्या लिख देंगे, एल। गैस है तो जी भी लिख सकते हैं या एक सिंपली एरो बना के डिनोट कर सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्यू लिख सकते हैं। प्रेसिपिटेट मैंने भी आपको बताया था क्या होता है बेटा, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। पीपीटी भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो या एक डाउनवर्ड एरो के थ्रू हम प्रेसिपिटेट को बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा मोर इंफॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शन को रिक्वायरमेंट हो सकती है किसकी, किसी ना किसी टेम्परेचर की, प्रेशर की, कैटलिस्ट की। तो इस टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, इसको हमेशा ऑलवेज किसके ऊपर लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, इसको आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, किसके ऊपर लिखेंगे, एरो के साइन के ऊपर। और ये एरो किस किस के बीच में होता है बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच होता है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया बेटा, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया। अभी तक मैंने आपको यही समझाया कि दो तरह के चेंज होते हैं, एक तो फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जो होता है न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। फिजिकल चेंज में कॉम्पोजिशन सेम रहता है, बट केमिकल चेंज में क्या होता है, कॉम्पोजिशन चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। और ये जो केमिकल चेंज होता है, इसी को आगे आके हमने क्या बोला बेटा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन भी मैंने आपको यही बताया, द फिनोमेना बाय व्हिच अ सब्सटेंस चेंज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन। उसी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। इतना ही बताया। केमिकल रिएक्शन क्या बताया मैंने कि चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शन को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। वर्ड इक्वेशन में बात करें, जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन करना है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। तो जब हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज वी कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। बट हाँ, अगर यही हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखे, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, एरो का डायरेक्शन बनाया, ठीक है, और आगे बना MgO, तो आप सभी को पता है इसको आप क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन कितनी चीजें होती है बेटा, दो। वापस से समराइज करें, दो चीजें होती है। एक तो क्या होता है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस रिएक्टेंट की रिएक्शन के बाद बना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट। हाँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में किसका साइन होता है, एरो का, आप सभी को पता है। और हाँ, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मे बी पॉसिबल है, ठीक है। वो क्या क्या, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, प्रेशर की हो सकती है, कैटलिस्ट की हो सकती है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इन सबको हम कहाँ लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इन सबको हम लिखते हैं एरो के ऊपर। आप सबने कभी बायोलॉजी में पढ़ा हो तो फोटोसिंथेसिस का नाम पढ़ा होगा आपने, फोटोसिंथेसिस को, प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल की। तो आप सबने लिखा होगा CO2 + H2O, एरो का साइन, फिर उसके ऊपर क्लोरोफिल, सनलाइट, आगे जाके ग्लूकोज। आप सबने 7th क्लास में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज होता है। तो ये क्लोरोफिल और सनलाइट क्या है, नेसेसरी कंडीशन है जो कि रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस इक्वेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए जरूरी है। तो उन सभी जो इंपॉर्टेंट या नेसेसरी कंडीशंस जो कि रिक्वायरमेंट है किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, उन सबको हम किसके ऊपर लिखेंगे बेटा, एरो के ऊपर। और वो मैंने बताई दी आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, दो तरह की रिएक्शंस होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल है तो बात करें दोनों डायरेक्शंस में क्या होगा, एरो। एक अगर इरिवर्सिबल है तो बेटा एक सिंगल डायरेक्शन में एरो होता है। और हमेशा ये एरो किस किस के बीच में होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। और इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है बेटा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। कभी भी आप ये नहीं बोले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया, नहीं।
व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू ईच अदर दे गिव, इसका मतलब है गिव्स टू द अमोनिया, ये हमें क्या दे रहा है बेटा, अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इक्वल नहीं बोल सकते इसको, इसको बोले गिव्स, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू ईच अदर एंड गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए मैंने बताई दी आपको क्या क्या, तो ये हमने आपको छोटा सा बात करें तो समझाया कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन और किस तरीके से हम केमिकल, मेरे प्यारे बच्चे अगर हम बात करें, अब आप सबको पता है कि केमिकल इक्वेशन जो हमने लिखी है मेरे प्यारे बच्चे, ये केमिकल इक्वेशन को भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक तो होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। वापस से मैं बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, क्या होता है, एक तो होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक कौन सी होती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल हो तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब रिएक्टेंट का टोटल जो मास है वो इक्वल हो किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि जो ईच एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में जो प्रेजेंट है, अगर उतना ही बात करें एटम ऑफ ईच एलिमेंट जो है प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो, तो वो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बट हाँ, आप सभी को पता होना चाहिए बेटा कि केमिकल इक्वेशन कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, एक तो बैलेंस इक्वेशन, एक कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चे, अनबैलेंस इक्वेशन। हाँ, जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है मेरे प्यारे बच्चे, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और हाँ, ये बैलेंस और अनबैलेंस ये हम बात करें किसी भी टॉपिक के साथ में उसको कवर करते हुए चलेंगे, या फिर इसका हम जो अलग से एक वीडियो बना देंगे कि कैसे हम एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है और वो मेथड होता है बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जिसके थ्रू हम कोई सी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या बना सकते हैं बेटा, बैलेंस बना सकते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस बनाने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टोटल मास क्या नहीं हो बेटा, इक्वल नहीं हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस। एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ बेटा अनबैलेंस और बैलेंस क्या होता है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे, आपके सामने मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिखी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर अगर कार्बन का मास देखें मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे कार्बन का मास कितना है बेटा 12, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बेटा 16 मल्टीप्लाई 2, तो टोटल रिएक्टेंट का मास कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, टोटल रिएक्टेंट का मास हो गया बेटा 16 टू 32, 32 प्लस 12 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी जानते हैं कितना होगा 44। हाँ, अब अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे CO2 का टोटल मास कितना होगा, तो CO2 का मोलिकुलर मास आप कैसे कैलकुलेट करके बताएंगे, आप सभी जानते हैं, आपको आपने 9th क्लास में मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना सीखा है। कार्बन का मास कितना है 12 प्लस 16 इंटू 2, तो कितना मास होगा टोटल प्रोडक्ट का मेरे प्यारे बच्चे, टोटल होगा कितना 44। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही मास किसका है, प्रोडक्ट का। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए केमिकल इक्वेशन विच इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या है, इक्वल है। और ऐसा क्यों है, बिकॉज क्योंकि एक एलिमेंट है कार्बन, उसमें इस कार्बन के यहाँ पे कितने एटम है, एक एटम है, यहाँ पर भी कार्बन का कितना एटम है, एक एटम है, इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, दो, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, दो, तो ये भी क्या हो गया, दोनों तरफ एटम क्या इक्वल है। जब एटम ऑफ ईच एलिमेंट जो इक्वल हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि वो इक्वेशन कैसी होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बट कुछ इक्वेशन ऐसी होती है, अभी आप ही के सामने मैंने थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन लिखी थी, बताओ तो कौन सी, आप सबको पता है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब आपके सामने लिखा हुआ MgO। अब आप ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आप सबको पता है मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा 16, एक ऑक्सीजन का होता है, दो ऑक्सीजन का कितना होगा 16 मल्टीप्लाई 2। आप जानते हैं बेटा यहाँ पर अगर आप टोटल मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम का 24 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो कितना होगा 24 प्लस 16। अब यहाँ पे टोटल रिएक्टेंट का मास कितना होगा बेटा, आप ध्यान से देखेंगे तो 16 टू जा कितना हो जाएगा बेटा 32, 32 प्लस 24 जब आप ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो कितना हो जाएगा 56। हाँ, अब ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट का मास कितना आ रहा है 24 प्लस 16 कीजिए बेटा कितना हुआ 40। तो अब ध्यान से देखिए रिएक्टेंट का मास कितना आ रहा है 56, प्रोडक्ट का मास कितना आ रहा है बेटा 40, तो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल है क्या, नहीं है, तो दिस इज वी कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन, अनबैलेंस। तो मेरे प्यारे बच्चे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या बनाया जाता है, बैलेंस। अब वो अनबैलेंस को बैलेंस कैसे बनाते हैं ये हम जानेंगे, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, इसके अलावा ये अनबैलेंस क्यों है ये भी आप देखिए। मैंने आपको पहला तो बताया कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं हो तो वो कैसी होती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे मैग्नीशियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम है बेटा, यहाँ पे मैग्नीशियम का अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो मैग्नीशियम का क्या है बेटा, एक ही एटम है, ठीक है।
और यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा, 2 एटम। अभी यहाँ जो MgO बना है बेटा, इस MgO में मैग्नीशियम का 1 एटम, इस तरफ रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का 1 एटम है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का 1 एटम है, इक्वल है भैया। हाँ, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ऑक्सीजन को, तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1। तो क्या ये बैलेंस है क्या, नहीं। हम बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, उसके एटम तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल है, बट ऑक्सीजन को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट में कितना, 1 सिंगल। तो कहने का मतलब है ऑक्सीजन के एटम दोनों तरफ इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपसे पूछ लिया जाए कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कौन से लॉ के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि ऑलवेज जो होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास क्या रहता है भैया, इक्वल रहता है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना ही हम मास को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑलवेज मास जो होता है वो क्या रहता है बेटा, रिमेंस द कांस्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास ऑलवेज क्या रहना चाहिए बेटा, कांस्टेंट रहना चाहिए। मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस। अब अगर इसको बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, आप बताइए मुझे। इस तरफ ऑक्सीजन 1, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 से। तो जैसे यहाँ पे इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन कितना होगा बेटा, 2। अब आपको पता है मैग्नीशियम के यहाँ कितने एटम होगा बेटा, ऑक्सीजन को अपन ने किया 2, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम होंगे बेटा, 2। तो इस तरफ भी मैग्नीशियम के एटम 2 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। दिस इज वी कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन होती है, बैलेंस। हाँ, बैलेंस और बैलेंसिंग का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। इसको हम चैप्टर से थोड़ा अलग से पार्ट बनाएंगे इसका आपके लिए। अभी मैंने आपको सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन दी है कि केमिकल इक्वेशन 2 तरह की होती है, एक बैलेंस इक्वेशन, एक अनबैलेंस इक्वेशन। बाकी किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। हाँ, इसके बाद हम मेरे प्यारे बच्चे जो चीजें डिस्कस करते हैं वो क्या आपके लिए, हाँ, इसके बाद इस चैप्टर में जो आता है मेरे प्यारे बच्चे वो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हमें जो चीज पढ़नी होती है मेरे प्यारे बच्चों को, क्या पढ़ना होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हमें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में जो पढ़ना होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो पढ़ना होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ना होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग का एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, आपको मैं पहले से बोल चुका हूँ, ठीक है। हाँ, अब हम बात करें तो अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहली बात, हमें कौन कौन से टाइप्स डिस्कस करने हैं वो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। अपने कोर्स में कौन कौन से ऐसे टाइप्स है जो इंक्लूड है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, आप सबको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से अपने कोर्स में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम क्या डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे फर्स्ट जो टाइप आता है मेरे प्यारे बच्चे, वो कौन सा आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे फर्स्ट कौन सा टाइप है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और दूसरा नाम हम बोल सकते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, कंबाइन होना। क्या होना, कंबाइन। और कंबाइन होने को हम बोल सकते हैं ऐड होना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक अनदर नेम और होता है बेटा, एडिशन रिएक्शन भी इसको आप बोल सकते हो। कॉम्बिनेशन या एडिशन का मतलब एक ही होता है, ठीक है, कि कंबाइन होना या एडिशन रिएक्शन, दोनों एक ही बात है। इसके बाद दूसरा हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी डिस्कस करेंगे बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, डिकम्पोजिशन के बाद कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हाँ, डिकम्पोजिशन के बाद हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी डिस्कस करेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए 5th नंबर पे हम पढ़ेंगे कौन सा बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हम बोल सकते हैं एक तो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे रिडक्शन रिएक्शन। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे बेटा, इन दोनों को ही मिलाकर हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे रेडॉक्स रिएक्शन। आगे जाके हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए। हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो हमें डिस्कस करने इस चैप्टर में। और जैसे ही टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है, उसके बाद आपका चैप्टर ऑलमोस्ट क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ, तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी रिएक्शन की बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर हो रही है, आपको अलग से कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी को रीड करें और सिर्फ प्राइम का ये लेक्चर देखते रहें, ठीक है। और इसी से आपका पूरा बात करें बोर्ड कवर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे।
जो भी बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो क्लास से ही रहेंगे मैक्स प्रोबेबली, ठीक है। हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले हम कौन सा रिएक्शन डिस्कस करेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बेटा टू और मोर देन टू रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं ईच अदर एंड फॉर्म करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बात करते हैं सिंगल प्रोडक्ट। याद रखना बेटा मैंने क्या बोला? रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट react to each other, reaction in which two or more than two reactant react to each other and form a single product। उस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वापस से मेरे साथ बोलेंगे आप सभी लोग, वापस से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलिए, रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, बर्निंग ऑफ कोल। अब इसका सबसे फर्स्ट याद रखना बेटा, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, इसने कई बार एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा है, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल। कोल को बर्न करने की कौन सी केमिकल इक्वेशन होती है? इसको लिखिए, राइट द केमिकल इक्वेशन। वापस से बोल रहा हूं, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है बेटा? कार्बन को जब हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सी, कार्बन हो गया अपना, कौन सी फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में, तो ये क्या बनाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, स्टेट मेंशन करना जरूरी है। सॉलिड स्टेट में, गैसेस स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी स्टेट में बनेगी? गैसेस स्टेट में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये दोनों रिएक्टेंट है बेटा, ये दो रिएक्टेंट है और ये कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना है CO2। ऐसे ही हम बोल सकते हैं Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो आप सबको पता है ये दो रिएक्टेंट है और ये दोनों रिएक्टेंट होकर क्या कर रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं MgO। तो ये भी कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मोस्ट कॉमन चीज है बेटा कि दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट, हमेशा वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। वापस से बोल रहा हूं, जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, दिस इज बी कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको हम क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। हाँ, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आप सबको पता होना चाहिए बेटा, हाँ इसके बाद क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये एनसीईआरटी में सीधे सीधे लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की केमिकल इक्वेशन लिखी है। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे H2 प्लस O2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को हमने यूज किया, क्या बन गया? H2O। तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, H2 प्लस O2 गिव्स H2। तो ये दो रिएक्टेंट है H2 प्लस O2 और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं H2O। तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, दो रिएक्टेंट ने रिएक्शन की और एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया H2O। इसके अलावा हम बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। याद रखना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज नॉट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। बेटा दो तरह की केमिकल रिएक्शंस और होती है, एक तो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसकी डेफिनेशन से ज्यादा इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। वापस से मैं बोल रहा हूं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की डेफिनेशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल बनते हैं बेटा, क्योंकि आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा एक एक्सोथर्मिक एग्जांपल है? तो आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के एग्जांपल ज्यादा पता होना चाहिए। अब एक्सोथर्मिक की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर लिखा हुआ बेटा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। पहली बात, हम नेचुरल गैस किसको बोलते हैं बेटा? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हम बोलते हैं बेटा मीथेन को। किसको बोलते हैं? मीथेन। और मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। क्या होता है बेटा? CH4। याद रखना, ये एक मीथेन एक हाइड्रोकार्बन होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। और मीथेन को बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जब हम बर्न करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाँ, जब भी कोई भी बर्निंग की रिएक्शन आए, कंबशन की कोई भी रिएक्शन आए, हमेशा प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। वापस से बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। जब भी किसी भी सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं, कंबशन की कोई सी भी रिएक्शन हो, ये टॉपिक हम अगेन डिस्कस करेंगे जब कार्बोनेट्स कंपाउंड टॉपिक पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जब हम मीथेन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और साथ में हीट एंड लाइट। यहाँ पर हीट एंड लाइट नहीं लिखा हुआ, बट जब आप कार्बन कंपाउंड का चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको। जब मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CH4। नेचुरल गैस तो CH4 गैसेस फॉर्म में, और जब हम इसको बर्न करेंगे O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? CO2 प्लस H2 और साथ में क्या बनाएगा बेटा? हीट एंड लाइट। ये क्या बनाएगा बेटा? हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करेगा साथ में, क्योंकि बर्निंग की रिएक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे कि जब हम बर्न करते हैं नेचुरल गैस को, तो ये किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट रिलीज होती है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें बात करें हीट रिलीज होती है। एक केमिकल इक्वेशन या एक केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी हो सकती है एज वेल एज
बात करें तो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, भी आगे डिस्कस करेंगे उस रिएक्शन के ऊपर। हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रेस्पिरेशन में भी क्या होता है बेटा, हीट बात करते हो एनर्जी रिलीज होती है। कोई सी भी एक ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप सबको पता है, यहाँ पर भी बात करें रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहाँ पर होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में बर्न होकर क्या करता है बेटा, CO2 + H2O, और साथ में क्या रिलीज करता है बेटा, एनर्जी रिलीज करता है। ये क्वेश्चन डबल स्टार बना रखा है मैंने, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर सीबीएसई में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसमें सारे एंडोथर्मिक थे और एक एग्जांपल दे रखा था, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, तो आपको ये आना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ चुका है बेटा, हाँ, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हम किसको बोलते हैं बेटा, क्विक लाइम। क्विक लाइम जो होता है बेटा, इसका बात करें तो जनरल नेम, कॉमन नेम बोल सकते हैं हम, और इस क्विक लाइम का हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया आपके पास में CaO। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं आप सबको पता होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, आपके सामने आ गया भैया, कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप सबने पिछली क्लास पढ़ी है सबने, ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा कैल्शियम का बात करें तो आयन क्या होता है बेटा, Ca2+, ऑक्साइड का क्या होता है बेटा, O2-। आप सबको पता है दोनों की वैलेंसी कितनी है बेटा, इसकी 2 है और इसकी भी कितनी बेटा, 2 है। तो दोनों का क्या हो जाएगा, रेशियो बनाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, 1:1। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आप क्या हो जाएंगे बेटा, जब दोनों की वैलेंसी सेम होती है तो आप सबको पता है सिंपली अपन क्या करते हैं, रेशियो बना लेते हैं, और ये बन जाएगा CaO। समझ आ गई बात, क्या बन गया, CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या बन गया बेटा, CaO। और जब इसकी रिएक्शन होती है बेटा किससे, वाटर से, जब क्विक लाइम में हम वाटर ऐड करते हैं तो वो बन जाता है बेटा स्लैक लाइम। क्या बन जाता है, स्लैक लाइम। और याद रखना CaO + H2O क्या प्रोड्यूस करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्रोड्यूस करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने बोला कि जब बात करें कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है बेटा तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसके लिए सीधी सी बात है भैया, आपको आना चाहिए बेसिक वापस से। अब आप सभी जानते हैं कैल्शियम, कैल्शियम का आयन क्या होता है, आपको बनाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको क्या बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके लिए वापस से आपको जाना पड़ेगा बेटा 9th क्लास के अंदर। कैल्शियम का भी आपको मैंने बताया क्या होता है बेटा, Ca2+, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक पॉलीएटॉमिक आयन होता है जिसका सिंबल क्या होता है बेटा, जिसका आयनिक फॉर्म क्या होती है बेटा, OH-। तो वापस से आप बनाएंगे, Ca की वैलेंसी कितनी हो गई 2, OH की वैलेंसी कितनी हो गई बेटा 1, और आपको पता है OH कौन सा आयन है, पॉलीएटॉमिक है। तो पॉलीएटॉमिक आयन को जब अपन बात करें इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके दोनों तरफ क्या लगाएंगे, पहले ब्रैकेट लगाएंगे। अब वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला इस तरीके से। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जब क्विक लाइम जो होता है वो वाटर से रिएक्ट करता है, H2O से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है स्लैक लाइम। और इसी स्लैक लाइम में इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जो है मेरे प्यारे बच्चे वो यूज करते हैं किसके अंदर, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं किसके अंदर मेरे प्यारे बच्चे, व्हाइट वॉशिंग के अंदर। किसमें यूज करते हैं, यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में। किसमें यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। हाँ, आप सभी जानते हैं कि व्हाइट वॉशिंग में कौन से सब्सटेंस को हम यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैक लाइम को। याद रखना, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सब्सटेंस X whose aqueous solution is used in white washing। याद रखना सब क्वेश्चन क्या दिया, अ सब्सटेंस X whose aqueous solution is used in white washing। तो आइडेंटिफाई द X। तो याद रखना वहां पर X कैल्शियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि उसने बोला कि एक सब्सटेंस X है, उस X का एक्वस सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं अपन। तो मेरे प्यारे बच्चे X आपका हो गया CaO, और जब CaO का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे इसका मतलब उसको वाटर में ऐड करेंगे तो X + H2O क्या हो जाएगा बेटा, CaOH होल ट्वाइस। तो X का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा सब्सटेंस व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है तो हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो प्रिपेयर होता है बेटा, ये प्रिपेयर होता है कैल्शियम ऑक्साइड से, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोल सकते हैं क्विक लाइम। याद रखना, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैक लाइम भी बोल सकते हैं, और जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर भी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। लाइम वाटर और स्लैक लाइम में इतना सा डिफरेंस है कि लाइम वाटर जो होता है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है क्विक लाइम का, ठीक है, और ये जो बात करें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। व्हाइट वॉशिंग में हमने यूज किया मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। जब हम इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं तो क्या होता है बेटा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बात करें गैस है, याद रखना वापस से क्या बोला मैंने, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है
ये एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करता है मेरे प्यारे बच्चे, और एक सब्सटेंस बनाता है जिसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये CaCO3 जो होता है एक शाइनी सब्सटेंस होता है, और जब इस व्हाइट वॉशिंग में इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं, स्लैक लाइम को हम यूज करते हैं, तो आफ्टर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन के बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, 3 से 4 दिन के बाद जो जो वॉल्स है बेटा उस पर एक शाइनी सरफेस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो वो शाइनी सब्सटेंस इसलिए शाइनी सरफेस इसलिए बनती है बिकॉज वो व्हाइट वॉशिंग में जो सब्सटेंस हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो रिएक्शन करता है बेटा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे, वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है एक शाइनी सब्सटेंस होता है, या बोल सकते हैं इसी की वजह से शाइनी सब्सटेंस शाइनी सरफेस देखने को मिलती है हमें वॉल्स के ऊपर। इसके साथ में वाटर जो होता है लिक्विड फॉर्म में, बात करें गैसेस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट का अनदर नेम और होता है बेटा लाइमस्टोन। क्या होता है, लाइमस्टोन आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल वो भी क्या होता है, CaCO3 होता है। इतना सा ही अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लिखा हुआ है। वापस से मैं बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन में सबसे मोस्ट एग्जाम्पल बनता है अपना, बात करें तो कौन सा एग्जाम्पल बनता है, क्विक लाइम में जब हम वाटर ऐड करते हैं। तो यार अपने जब क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो क्या बनता है, स्लैक लाइम। इसके साथ में क्या रिलीज होती है, हीट। तो ये कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक दोनों का एग्जाम्पल है। वापस से मैं बोल रहा हूँ, क्विक लाइम में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक दोनों का एग्जाम्पल है। इसीलिए यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया मैंने पहले। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए किसका कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चे। तो आप सभी को समझ आ गया होगा, आई होप, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। और दूसरा टाइप अपना कौन सा मेरे प्यारे बच्चे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जो कि हम आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा यूट्यूब बात करें कंटेंट समझ आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आप जो है बात करें सब्सक्राइबर हमारे जो है 1000 तक पहुंचाइए, ठीक है। इसी के बाद जो है हम और भी आपके लिए नया नया कंटेंट लेके आएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।